नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम पिछले क्लास में कर रहे थे बिहार के एसएससी का जो इंटर लेवल इंटर स्तरीय एग्जाम है, होने वाला है अभी। उसका सेट कर रहे थे, सेट प्रैक्टिस, और उसमें से कर रहे थे जीके जीएस का, मतलब कि जनरल स्टडीज का और साइंस का भी रहेगा आज, है ना। मतलब कि पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज रहेगा बिहार एसएससी का। कौन वाला सेट रहेगा? सेट ये जो रहेगा, सेट नंबर 4 है। 1 से 3 तक करवा चुके हैं, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 करवा चुके हैं, और आज रहेगा सेट 4। जो टेक्स्ट बुक में 25 सेट का एक अथी है ना, क्वेश्चन है ना, 25 सेट का ग्रुप है, उसी का ये सेट नंबर 4 है, ये है ना। तो अच्छा, आपको पता होगा कि सेट टेक्स्ट बुक जो सेट करता है क्वेश्चन का, वो बढ़िया क्वेश्चन रहता है लेवल का, ताकि मतलब कि अच्छा से, ताकि एग्जाम में वही उसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि वही क्वेश्चन रहता है, ये गलत हो जाएगा। किसी भी बुक का आप नहीं कह सकते, या कोई भी नहीं कह सकता है कि वही क्वेश्चन रहेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उसी पैटर्न का क्वेश्चन रहेगा, उसी टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, हाँ, अलग बात है 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिल जाए तो बढ़िया बात है, खुशी की बात है। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक का सेट नंबर 4 रहेगा, जो 25 सेट दिया हुआ है वो देखेंगे। हालांकि क्वेश्चन का साथ हम करवा देंगे, तो आप देखिए इसका सेट का डिस्कशन। और सेट का डिस्कशन में, मेरा डिस्कशन में अगर आप देखे होंगे तो पूरा का पूरा रहेगा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, और जहां जहां पे ट्रिक होगा वहां पे ट्रिक भी करेंगे, जहां जहां पे एक्सप्लेन की जरूरत होगी वहां पे एक्सप्लेन भी होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं, आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि नीली क्रांति जिसको बोलते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे? बहुत इजी क्वेश्चन है। नीली क्रांति जो है, ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध है किससे? समुद्र उत्पादन से। समुद्र उत्पादन मतलब हो गया मछली, हो गया, है ना। मछली उत्पादन होता है किससे? समुद्री उत्पादन से हो गया नीली क्रांति, है ना। अच्छा, हरित कई सारे क्रांति भारत में हुए हैं, है ना। कई सारे फसलों का उत्पादन हुआ है, उसमें ग्रोथ हुआ है, बढ़ा है, तो अलग अलग तरह की क्रांति हुई। जैसे रहेगा हरित क्रांति, तो ये से किससे संबंधित है? ये हरित का संबंधित है खाद्यान्न से, मतलब कि खाद्यान्न मतलब कि गेहूं या चावल से। ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति खाद्यान्न से मतलब कि गेहूं या चावल से, यही रहेगा। रजत क्रांति, ये तो अंडा से संबंधित है, रहेगा। श्वेत क्रांति, तो ये दूध से संबंधित है ना। रहेगा नीली क्रांति, है ना, तो यही यहाँ पे देखो है समुद्री उत्पादन मछली से, है ना। यही रहेगा पीली क्रांति, तो होता है सरसों या तिलहन से। पीली क्रांति सरसों या तिलहन से। रहेगा इंद्रधनुष क्रांति, रेनबो रेवोल्यूशन, तो ये कृषि के उत्पाद को विकास करने से संबंधित है, कृषि उत्पादन को विकास करने से संबंधित है रेनबो क्रांति, है ना, रेनबो रेवोल्यूशन। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दिख जाएगा रजत क्रांति, ये संबंधित है किससे? अंडा से। कहीं कहीं पे दिख जाएगा आपको लाल क्रांति, तो ये सब है मांस और टमाटर से। लाल क्रांति मांस और टमाटर से होता है, मांस और टमाटर से, है ना। और यही रह जाएगा आपको ब्लू क्रांति, है ना। यहाँ तो हो गया नीला, हाँ, ये तो ब्लू हो ही गया। अच्छा, एक और रहेगा, एक हो गया पीला, और एक और इसमें होता है श्याम क्रांति, ये होता है प्रॉन मतलब झींगा से, और एक होता है किसे? आपको प्याज से, है ना। एक रहेगा काली क्रांति होता है पेट्रोलियम उत्पादन से, है ना। एक रहेगा भूरा क्रांति, ये होता है किसे? उर्वरक से, है ना। तो अलग अलग क्रांति का अलग अलग नाम है और सबके साथ संबंधित है ना, इसको ध्यान रखेंगे। इतना ज्यादा पूछता नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कौन? हाँ, कौन सा यौगिक है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? अभिक्रियाशील यौगिक को चुनना है, तो इसमें याद रखेंगे एसिटाइल क्लोराइड जो है ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। एसिटाइल क्लोराइड सबसे अधिक क्रियाशील है इसलिए कि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बहुत जटिल बॉन्ड होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब जटिल बॉन्ड है, तो इन दोनों के जटिल बॉन्ड कस के आपस में जोड़ के रखता है, तो इसलिए इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक, 5 क्वेश्चन में है, क्वेश्चन आगे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर दे देंगे हम वहां पे, कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र सैयद अली इनाम की अध्यक्षता में किस वर्ष आयोजित किया गया था? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है जंबल टाइप से, मतलब कि कहीं पे 1 में है, कहीं पे 5 में, कहीं पे 10 में, बीच में रीजनिंग दिया हुआ, मैथ दिया हुआ है, तो जहां जहां पे क्वेश्चन है वहां पे हम चलते हैं, बाकी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने को स्क्रीन पे, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में किस वर्ष आयोजित किया गया था? हाँ, बिहार का पहला सत्र सैयद इमाम के अध्यक्षता में हुआ था और ये हुआ था, याद रखेंगे, 1908 में, अप्रैल 1908 में मद्रास में हुआ था। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखेंगे, है ना। और इस ये रहेगा क्या, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र यही रहेगा। बिहार में, अच्छा, बिहार में कांग्रेस का बैठक कब कब हुआ है? आईएनसी का मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो ये हुआ है 2 बार। एक बार हुआ है 1912 में पटना बांकीपुर में, और एक बार हुआ है 1922 में गया में, है ना। तो पटना में जो थे अध्यक्ष, वो थे RN माथुरकर, याद रखेंगे, पटना बांकीपुर वाला के। और जो गया में हुआ है कांग्रेस का अधिवेशन, उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखेंगे, मॉडल एग्जाम में पूछता रहता है। और एक ये हो गया क्वेश्चन आपका बिहार प्रांतीय सम्मेलन का, 8 मद्रास में हुआ था। 6 नंबर में क्वेश्चन में है कि, अच्छा, ये रीजनिंग आ गया है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई लेखन गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। कारण क्या है? इसका कारण है कि लेखन कौशल से परिचित होने के लिए वो बहुत छोटे हैं। 5 वर्ष का बच्चा जो होता है लेखन कार्य के लिए हिसाब से बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको होमवर्क देना सही नहीं है ना। हाँ, साथ में रहकर सिखाइए, वो सही बात है। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि लोहित किस नदी की सहायक नदी है? हाँ, ये सवाल हर बार पूछते रहता है, लोहित किसका सहायक नदी है ना। इसका आंसर देगा ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी जो भी है उसका एक ना ट्रिक है, हम बोल देते हैं, रखिएगा, है ना। देखो, ट्रिक जहां जहां पे काम करे वहां पर ट्रिक देंगे। तो इसका ट्रिक है, ब्रह्मपुत्र नदी का ट्रिक हो जाएगा आपको ठीक है, देखिए, हाँ, बोल रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी का क्या क्या है, सहायक नदी, है ना। तो ब्रह्मपुत्र खत्म हो गया है, ब्रह्मपुत्र नदी का लेते हैं सहायक नदी। तो इसमें ट्रिक याद रखेंगे, कुल धन, इसमें ट्रिक है, कुल धन लोनोवा, कुल धन लोनोवा, याद रखेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी का ट्रिक है ना। याद रखेंगे, कोई लड़का था, वो क्या किया, लोनोवा का मोबाइल लिया या लोनोवा का लैपटॉप लिया, तो उसमें सारा धन खर्च कर दिया, तो कुल धन खर्च कर दिया। रखेंगे, कुल धन लोनोवा पर खर्च कर दिया, कुल धन लोनोवा पर खर्च कर दिया, ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी, है ना। कुल से रखेंगे कुलश्री, इसे रखेंगे कुलश्री, इसे रखेंगे धनश्री। तो कुलश्री और धनश्री, लो से होता है लोहित, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, लोहित, है ना, ये ना, हाँ, लोहित। और नोवा से होता है, नोवा से होगा नौवा, नौवा ही होता है। तो कुलश्री, धनश्री, लोहित, नौवा, है ना। ये सब का सब जो है नदी, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा एक देखो ऑप्शन दिया हुआ है नर्मदा, एक ऑप्शन है सिंधु, एक ऑप्शन है कावेरी, सबका कर लेंगे। लेकिन देखो, पहले देखो सिंधु का सहायक नदी। अब करते हैं ट्रिक, सिंधु का सहायक नदी। तो सिंधु के सहायक नदी नदी नाम रखेंगे, है ना, चिराव सा झेल, याद रखेंगे। सिंधु सहायक नदी, सिंधु के सहायक नदी बोल रहे हैं चिराव सा झेल, है ना, याद रखेंगे। चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, झेलम, चिराव सा झेल, याद रखेंगे। इसका सिंधु का, है ना। कावेरी का भी एक ट्रिक होता है, कावेरी का बड़ा जबरदस्त ट्रिक है, हम तो बनाए, देखो, कावेरी का ट्रिक हो जाएगा आपको कौन, ये, है ना। कावेरी नदी जो है उसका ट्रिक हो जाएगा, हे लक्ष्मण, है ना, इसका ट्रिक आप रखेंगे, हे लक्ष्मण, है ना, अमर, हे लक्ष्मण अमर स्वर्ण, हे लक्ष्मण अमर स्वर्ण काशी गया, क्या रखेंगे, हे लक्ष्मण अमर स्वर्ण काशी गया। इसका आंसर तो देखो, हे से हो जाएगा हेरांग, हेरांग नदी किसका सहायक नदी हो जाएगा, कावेरी का, ये हो जाएगा किसका, कावेरी का, हेरांग नदी। या तो इसी में एक और आप रखेंगे हेमवती, हेमवती भी है कावेरी का सहायक नदी। एक होता है लक्ष्मण तीर्थ, ये भी किसका, कावेरी का
साइमन लक्ष्मण तीर्थ। अमर शब्द देखेंगे दो को, एगो अमरावती एगो अर्कावती। अमरावती और अर्कावती दोनों नदी है किसका, कावेरी का साइड नदी है ना। एक देखेंगे स्वर्ण तीर्थ, ये भी उसका साइड नदी है ना। और काशी में दो गो है, एक है कामबिनी और एक है शिमला, ये सब साइड नदी किसका है, कावेरी का देखेंगे। और अगर एक हम नर्मदा का, तो नर्मदा का अच्छा रख लेंगे। अगर कहीं पर दिया जाएगा आपको शेर, कहीं पर जाएगा आपको हिरन, कहीं पर जाएगा आपको शक्कर, शेर हिरन शक्कर, कहीं पर जाएगा कुंडी, कहीं पर जाएगा बुढ़नेर है ना, कहीं पर जाएगा तवा। तो ये सब जो नदी है वो सब किसका है, नर्मदा के। ये बात रखेंगे, जितना भी बोले हैं वो सब नदी किसका सहायक है, नर्मदा के सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है। हाँ, जिस आरबीआई क्या करता है, अन्य बैंक से ऋण लेता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, देखो दर चार प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, एक होगा बैंक दर, एक होगा रेपो दर, एक होगा रिवर्स रेपो दर, एक होता है अनुपातिक तरलता अनुपात, सामान्य तरलता अनुपात है ना, मतलब कि इसको बोलते हैं CRR, और इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं SRR है ना, और एक बोलते हैं CRR। ये सब हम कर देते हैं क्या क्या होता है। देखो, अगर रहेगा बैंक दर, तो जिस दर पर आरबीआई, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को धन देता है, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण देता है, उसको बोलते हैं बैंक दर। ये हो गया कौन, बैंक दर। दूसरा क्वेश्चन, रेपो दर, जिस रेट पर, जिस दर पर आरबीआई प्रतिभूति के बदले ऋण देता है, जिस रेट पर आरबीआई प्रतिभूति के बदले ऋण देता है, उसको बोलते हैं रेपो दर। हो गया क्या, रेपो दर। दूसरा है रिवर्स रेपो दर, अगर आरबीआई किसी बैंक से ऋण ले रहा है तब उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो है ना। हो गया कौन, रिवर्स रेपो। एक होता है अनुपातिक तरलता, एक होता है कौन, अनुपातिक तरलता। इसमें होता है कि जब कोई बैंक आरबीआई से बिना दर के, बिना कोई रेट के लेता है, तो उसको बोलते हैं अनुपातिक तरलता। अनुपातिक तरलता बोलते हैं क्या, CRR। और एक होता है संवैधानिक तरलता, एक होता है क्या, संवैधानिक तरलता है ना। ये क्या होगा, ये हो जाता है जब कोई प्रतिभूति के बदले, जब कोई बैंक प्रतिभूति के बदले अपने प्रतिभूतियों का लगभग 40% के बदले ऋण लेता है, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, अपने बैंक में कुल धन का 40% प्रतिभूतियों के रूप में जो जमा करता है, तो उसको बोलते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात। ठीक, 9। 10 में आते हैं, आंख का कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। आंख का कौन सा भाग पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, तो पहली तारीख हो जाएगा इसका आंसर, ये तो इजी है, परितारिका हो जाएगा। कॉर्निया सबसे कोने का भाग होता है, ये सबसे महंगा और सबसे मतलब किसी को ताना देना होता है। रेटिना पर फोकस बनता है। अभी नेत्र लेंस जो है, नेत्र गोलक के लंबा चौड़ाई को बढ़ाता है, ये है ना। 13 में है कि किस असंबद्धता द्वारा बाहरी कोर को आंतरिक कोर से अलग किया जाता है। हाँ, बाहरी कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है, इसका भी ट्रिक बहुत बड़े मजेदार है ना। पृथ्वी को बांटा गया है 3 भाग में। एक सबसे जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो बीच का उसको बोलते हैं मेंटल, और जो सबसे अंदर का उसको बोलते हैं कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल नहीं बोलो, मेंटल, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो इसके बीच बीच में ना है कुछ लाइन से दर्शाया गया है, जिसको नाम दिया गया है कि वो किस लाइन से दर्शाया गया है, वहां से सवाल बार बार बनते रहता है ना। तो आज एक बार कर लो ट्रिक से, कभी नहीं भूलना है इसको। ठीक, देखिए इसको हम कर देते हैं क्या क्या है ट्रिक। देखो, अगर हम बोल रहे कि ये जो है, अच्छा कोई बात आ जाएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी का परत है, तो सबसे बाहरी परत हो गया ये हो गया सबसे बाहरी परत है ना, जिसको बोलते हैं क्या, क्रस्ट। इसको बोल रहे हैं क्या, क्रस्ट। इसके अंदर का भाग को बोल रहे हैं मेंटल, ये हो जाएगा कौन, मेंटल। और ये हो जाएगा कौन, कोर, हो जाएगा कौन, कोर। तो 3 भाग हो गया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, क्या हो गया कौन, कोर। ठीक, अब इसको जो है बीच बीच से सब तीनों को अलग कर दो। बीच बीच से तीनों को क्या करना है, अलग कर दो। मतलब ये क्रस्ट का 2 भाग हो गया, फिर उसी प्रकार से मेंटल का 2 भाग हो गया, और फिर उसी प्रकार से कोर का भी 2 भाग हो गया, है ना। तो इसमें ट्रिक आता है ना। देखो, अगर बोलेगा ये देखो क्रस्ट का बाहरी भाग और ये क्रस्ट का आंतरिक भाग,
समझ में आया? क्रस्ट का बाहरी भाग ये हो गया, क्रस्ट का आंतरिक भाग ये हो गया, इसलिए बीच में त्रिभुज बनाए थे एक और निशान। तो ये क्रस्ट का बाहरी भाग, क्रस्ट का भीतरी भाग, यही बोलेगा फिर क्रस्ट का ऊपरी सॉरी क्रस्ट का भीतरी भाग और मेंटल का बीच का भाग, है ना। तो इसको बोल सकते हैं ऐसे, मेंटल का बाहरी भाग हो जाएगा ये और मेंटल का भीतरी भाग हो जाएगा ये, मेंटल का बाहरी भाग हो जाएगा ये और मेंटल का भीतरी भाग हो जाएगा ये, ठीक। और इस प्रकार से कोर का बाहरी भाग हो जाएगा ये और कोर का भीतरी भाग हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसके बीच में कुछ लाइन दिया गया है, इसको याद रखेंगे आप ट्रिक से, याद रखना इसको ऐसे, कौन कौन मोह रे गुटेन, कौन मोह रे गुटेन ले, बस इसे याद रखेंगे, कौन मोह रे गुटेन ले, है ना, कौन मोह रे गुटेन ले, है ना, कौन मोह रे गुटेन ले। तो सबसे पहले रखेंगे इसमें लिखेंगे कौन, इसमें रखेंगे कौन, फिर यहाँ पे याद रखेंगे मोह, कौन मोह, फिर यहाँ पे रे, कौन मोह रे, फिर यहाँ पे गुटेन और यहाँ पे ले, बस कहानी खत्म। कौन मोह रे गुटेन ले मतलब कि सबसे पहला जो है वो हो जाएगा कोनराड असमर्थता, ये इसको बोलते हैं मोह विषिक असमर्थता, इसको बोलते हैं रेपेटिव असमर्थता, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असमर्थता, इसको बोलते हैं लेहमैन असमर्थता। तो 3 4 6 वो हो गए असमर्थता, 2 5 को कौन असमर्थता, पहले बोले हैं कोनराड, मोहविसिक, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, ये सब हो गया असमर्थता। तो अगर पूछेगा कि बाहरी क्रस्ट और भीतरी क्रस्ट के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, तो आ जाएगा कौन, कोनराड, यही बोलेगा मोहविसिक। तो देखो मस्त कहाँ पे है, यहाँ पे मोहविसिक है, कहाँ पे, यहाँ पे मेंटल वाला के पास। तो इसमें जाएगा बाहरी सॉरी ऐसे बोल सकते हैं क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल की जगह कौन, क्रस्ट और मेंटल की जगह कौन, मोहविसिक, क्रस्ट मेंटल की मोहविसिक, यही कुछ बोलेगा। बाहरी मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच कौन, रेपेटी, है ना, हो जाएगा कौन, रेपेटी, यही बोलेगा कि आपको मेंटल और कोर के बीच कौन हो जाएगा, गुटेनबर्ग, है ना, और बाहरी कोर और भीतरी कोर के बीच होता है लेहमैन। तो आपको ध्यान रखना है आपसे कौन कौन सा सवाल पूछ रहा है, यही से सवाल बनता है, बार बार यही परेशान करता है। तो आज के बाद बनना चाहिए क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे देखिए, इसका पासवर्ड लग जाता है, हाँ ठीक हो गया। तो इसका आंसर कौन जगह, लेहमैन। देखो यहाँ बोल रहा था बाहरी कोर और आंतरिक कोर, तब कोर अंतर सबसे अंदर में है, तब बाहरी कोर और आंतरिक कोर, बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में कौन है, लेहमैन है, लेहमैन है ना। तो इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन पौधों के कीट द्वारा परागण की तुलना में वायु द्वारा परागण का संभावित नुकसान है। अच्छा, जब वायु द्वारा होता है परागण तो उसका नुकसान क्या है, हानि क्या है, वो करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु परागित पौधे सफल परागण के लिए अवसर पर निर्भर रहते हैं। करेक्ट बात है, इसलिए ना क्योंकि अब देखो तो हम बोल रहे हैं कि एक पुष्प पर से पराग निकला और दूसरे पुष्प के वर्तकाल पे जाएगा हवा द्वारा, तो इसको बोलते वायु परागण। अब बताओ तो कोई जरूरी है कि जैसे यहाँ पे मेल पुष्प है और यहाँ पे जैसे मान लो ये है मेल पुष्प और ये है फीमेल पुष्प, तो इधर से हवा इधर की ओर चलेगा तभी तो परागण इधर जाएगा। कोई जरूरी है हवा इधर ही चले, हो सकता है कि हवा इधर से इधर ही चल जाए तो परागण इधर नहीं जा पाएगा, इधर चल जाएगा, मतलब परागण व्यर्थ हो जाता है। तो ये क्या है, इसका हानि है, इसका क्या है, हानि है ना। तो ध्यान रखेंगे ये डिपेंड करता है अवसर पर, ये अवसर पर निर्भर करता है कि जब अवसर आएगा कि हवा इधर ही चलेगा, उतना मात्रा में ही चलेगा, तभी जाएगा ये, है ना, तभी परागण होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि वायु परागण जो है ना अवसर पर डिपेंड करता है, अवसर पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन है कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कुडनकुलम कहाँ पे है, तमिलनाडु में, है ना। अनेक सारे कई सारे विद्युत नाभिकीय संयंत्र है हमारे मतलब भारत में, सबको कुछ कुछ चर्चा कर देते हैं। अगर बोलेगा कुडनकुलम तो हो जाएगा तमिलनाडु में। राजस्थान में है रावत भाटा, राजस्थान में है कौन, रावत भाटा। कर्नाटक में रखेंगे कहेगा, गुजरात में ककड़ापारा, गुजरात में कौन, ककड़ापारा। अगर रहेगा आपको महाराष्ट्र में है एक आपका तारापुर है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगर रहेगा नरौरा तो होगा यूपी में, है ना। ये सब सारे हमारे नाभिकीय संयंत्र हैं। 23 में है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। अगर रहेगा राष्ट्रीय चिन्ह तो करना है 26 जनवरी 1950 को।
अगर रहेगा राष्ट्रीय ध्वज मतलब कि झंडा को कब अपनाया गया था, तब रखेंगे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को। अगर रहेगा राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत तो रखेंगे 24 जनवरी 1950 को। ठीक। 24 में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित किया गया था। पिछले क्लास में भी किए थे, अभी भी कर देते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया था बम्बई के ग्वालियर टैंक में। बम्बई के ग्वालियर टैंक में जो संस्कृत विश्वविद्यालय था वहीं पर किया गया था। कब लाया गया था? 1942 में। 8 अगस्त 1942 में रात में प्रस्ताव हुआ कि कल से शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और 9 अगस्त के सुबह में मतलब कि रतिये में सुबह में ही अंग्रेज चलाया एक अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर। और उसी ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने भी बड़े बड़े नेता भारत के सबको कर लिया अरेस्ट, है ना। तो इसी में सब और पागल हो गया और बहुत भयंकर लेवल पर छिड़ गया भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो ध्यान रखेंगे इसको। 28 में है कि कौन 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। हाँ, उज्बेकिस्तान से आया था कौन? भारत। यह आया था अल-बरूनी, महमूद गजनवी के साथ आया था ये कौन? अल-बरूनी। अगर बात करेंगे फ्रांकोइस बर्नियर, तो बर्नियर जो था वो फ्रांस का था, है ना। इब्न बतूता ये मोरक्को का था। और अब्दुल रज्जाक समरकंदी ये था आपको, अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है ये था फारस के। ये था कौन? फारस। कहाँ के? फारस के। 30 में है कि 29 में है कि 30 दिनों हेतु प्रतिदिन 12 घंटे के लिए एक 100 वाट लैंप द्वारा कितनी विद्युत खपत की जाती है। हाँ, अच्छा, ये जहां जितना भी डाटा दिया हुआ है, जितना डाटा दिया है उसको गुना करो। देखो, अगर बोल रहा है 30 दिन जला रहे हैं एक बल्ब और जला रहे हैं प्रतिदिन कितना? 12 घंटा, है ना। और बल्ब जो है ये कितने वाट का? 100 वाट का। तो सबको गुना करो, 12 दिया 36 और 3 जीरो चिपका दो, 3 जीरो हो गया मतलब 36,000 वाट घंटा इसका हो जाएगा आंसर, है ना। लेकिन इसका आंसर है किलोवाट घंटा में। तो जब तो चेक करेंगे किलो में तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा 36 वाट किलोवाट घंटा, 36 किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर होगा 36 किलोवाट घंटा। 30 में है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी। हम जब भी कहते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो बोल देते हैं 11वीं पंचवर्षीय बनाया गया था। किसी का नेतृत्व कौन था, मतलब कि उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह थे। सबका डेट जरूर याद रखिएगा, डेट नहीं मतलब कि किस किस वर्ष में आया था पंचवर्षीय योजना। हम देखो फिर से जल्दी रिपीट कर देते हैं। देखो, 51 से शुरू हुआ था, 56 में पहली, 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से 61 दूसरी, 61 से 66 तीसरी, है ना। फिर 69 से 74 चौथी और 74 से 78 पांचवी। फिर 80 से 85 छठी, 82 से 90 सातवीं, है ना। फिर 92 से 97 आठवीं, 97 से 2002 नौवीं, 2002 से 7 10वीं, 7 से 12 11वीं और 12 से 17 12वीं। तो 12वां पंचवर्षीय योजना हुआ है। और बोल रहे हैं 11वीं में कौन थे? तो 11वीं में कौन थे मतलब कि 7 से 12 प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। इजी क्वेश्चन। किसे भारत में विकसित पहला सुपर मनाया जाता है? ये था परम 8000 परम 8000 था, है ना। अगर पूछेगा सबसे तेज तो सबसे तेज दुनिया का भी है क्रे कंप्यूटर, क्रे, है ना। और भारत में दूसरा कंप्यूटर जो है वो है परम युवा 2। 34 में है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंद वंश की सत्ता को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में एक गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना किया था। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य किसको हराया था? हराया था किसको? घनानंद को हराया था किसको? घनानंद को, है ना। आप देखेंगे। अच्छा, ये नंद वंश के नंद वंश के अंतशासक है। अगर पूछेगा नंद वंश के संस्थापक कौन था तो महापद्मनंद था, महापद्मनंद। ठीक, चलिए। और यही पूछेगा, अच्छा इसमें से चंद्रगुप्त मौर्य पर बात करें थोड़ा सा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे उस समय थे कौन? चंद्रगुप्त कौटिल्य। और कौटिल्य का जो सबसे फेमस बुक है कौन? अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य। इसी को बोलते हैं विष्णुगुप्त, इसी को बोलते हैं चाणक्य। आज रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य है लड़ाई किया था सेल्यूकस निकेटर से। और सेल्यूकस निकेटर जो है अपनी बेटी, जब हार गया था सेल्यूकस निकेटर तो इस अपनी बेटी की शादी करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसका नाम था हेलेना। और हेलेना के जब शादी करवा दिया था चंद्रगुप्त मौर्य से तो उसको दहेज मिला था 4 प्रांत, है ना। कंधार, काबुल, हेरात और मकरान। ये 4 प्रांत मिला था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना, दहेज के रूप में, है ना, मतलब ऐसे दिया था। अच्छा, इसमें आप रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य
और सेल्यूकस निकेटर के भी बहुत दोस्ती हो गया था फिर बाद में। तो सेल्यूकस निकेटर का एक था राजदूत जिसको बोलते हैं मेगास्थनीन। सेल्यूकस निकेटर का था राजदूत मेगास्थनीन, वही आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, है ना, और यहीं पे आके रह गया था। बाद में उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था इंडिका, इंडिका, है ना। और इंडिका मौसम में वर्णन किया गया है भारत में राज्यों का, भारतीय राज्य का, खास करके मगध क्षेत्र का, है ना, मौर्य वंश का। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टोरी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के जो बीच लड़ाई हुआ था उसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, उसका वर्णन मिलता है एपियानस ने किया था। उसका वर्णन किया था कौन, एपियानस किया था, आप रखेंगे, है ना। और उसमें आप रखेंगे कि उसमें सब रखेंगे प्लिनी, हाँ, प्लिनी एक अर्थशास्त्री इतिहासकार था जिसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार दिया था, दान दिया था, है ना, आप रखेंगे 500 हाथी दिया था, किसको, उपहार के रूप में दिया था। और रखेंगे 322 ईस्वी पूर्व में अपना स्थापना किया था और 298 ईस्वी पूर्व में ये मर गया था, है ना। कहाँ पे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, आप रखेंगे। अंतिम क्षण में ये जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म की दीक्षा दिया था भद्रबाहु, आप रखेंगे। ये सब क्वेश्चन बनता है। चलिए क्वेश्चन अगला है कि नायपीदा किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है। कहीं कहीं पे नायपीदा लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा नायपीदा, तो ये म्यांमार के राजधानी है ना। भूटान का थिम्पू होता है, नेपाल का होता है काठमांडू, अफगानिस्तान का काबुल होता है, ये सब। एक कमरे में रखा हुआ, अच्छा, एक कमरे में रखा हुआ गमले में लगा प्रकाश पौधा प्रकाश की दिशा में मुड़ता है, इस गति को क्या कहते हैं। देखो, जब कोई पौधा का गति, जब कोई पौधा का अंग, पौधा, फूल, पत्ती, तना, कुछ भी जड़ हो गया, अगर प्रकाश की ओर गति करता है तो उसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। अगर गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है, जैसे जड़ जाता है कहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण की ओर, तो उसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। अगर कोई भाग रसायन की गति करता है तो उसको बोलते हैं रसायनानुवर्तन। जैसे परागकण में जो बनता है परागनली, वो करता है रसायनानुवर्तन, क्योंकि वो रसायन की ओर आकर्षित होता है ना। तो ध्यान रखेंगे, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन और रसायनानुवर्तन। अगर कोई पौधा गति जल की गति कर रहा है, जल की, जहां जितना जल रहेगा उधर ही भागेगा, तो उसको बोलते हैं जलानुवर्तन, जलानुवर्तन, है ना। 39 में है कि यदि बल की दिशा और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है तो बल द्वारा लगाया गया वस्तु पर कार्य क्या होगा। हाँ देखो, बल की दिशा और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं आप, थीटा का मान होगा 90 डिग्री। और आपको पता होगा काल का फॉर्मूला क्या होता है, काल का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा का जब 90 डिग्री रहेगा तो मान हो जाएगा 0। जब कॉस थीटा का मान 0 हो जाएगा तो बाकी सबको कर देगा 0, मतलब इसका काल हो जाएगा 0, है ना। 40 में है कि किसे प्लांट किंगडम के उभयचर, अच्छा, प्लांट किंगडम को कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। पौधे को बांटा गया है 2 भाग में, बांटा है कौन, आप देखेंगे एक्लर महोदय। एक्लर महोदय संपूर्ण पौधा को बांट दिया है 2 भाग में, एक को बोलते हैं क्रिप्टोगेमस, एक को बोलते हैं फिनेरोगेमस। क्रिप्टोगेमस बांटा गया है 3 भाग में, एक को बोलते हैं थाइलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेरिडोफाइटा। फिर फिनेरोगेमस बांटे हैं 2 भाग में, एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बांटे हैं 2 भाग में, एक को बोलते हैं एकबीजपत्री, एक बोलते हैं द्विबीजपत्री, है ना। तो इस तरह से किया गया है वर्गीकरण। उसमें साथ रखेंगे जो सबसे पहला था थाइलोफाइटा, उसमें आता है सिर्फ शैवाल। दूसरा जो ब्रायोफाइटा है ना, इसमें आता है मॉस, लाइकेन सब, मॉस आता है, लाइकेन आता है, अस्पेगनम आता है, ऐसा होता है, जिसको बोलते हैं उभयचर बोलते हैं। इसलिए उभयचर बोलते हैं क्योंकि ये पानी में भी रहता है और स्थल में रहता है, दोनों में रहता है। तो आपको पता है जैसे मेढक पानी में भी रहता है, स्थल में, उसको बोलते हैं उभयचर। उसी प्रकार जैसे ये पौधा जो ब्रायोफाइटा का है वो पानी में भी रहता है और मेढक में भी रहता है, तो उसको बोलते हैं उभयचर। 41 में है कि किसानों ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर की सरकार को उन्हें उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए। अगर सवाल रहेगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कौन करता है, तो आप रखेंगे CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। 42 में है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत के वायसराय कौन थे। हाँ, दांडी यात्रा शुरू किए थे कब, 1930 में, है ना, 12 अप्रैल 1930 को शुरू किए थे। तो इसमें थे कौन, इरविन, है ना। ये था, इसमें थे कौन थे, इरविन। देखो 1916 से लेकर के 1900 मतलब जब तक भारत आजाद हुआ था तब तक सबके, मतलब ये सब के कार्यकाल आप हर हाल में रखेंगे, क्योंकि ये सवाल हमेशा पूछते रहता है
है ना। कार्यकाल नहीं पूछा तो पूछ लेगा किसके समय में कौन सा काम हुआ था, कौन सा घटना हुआ था, इस तरह से। अब देखेंगे 1916 से 1921 तक, 1916 से 21 तक जो करते हैं, बात करते हैं 1919 में किसके कार्यकाल में हुआ था, तो जेम्स फोर्ड था। 1919 घटना जाने वाला बात था जेम्स फोर्ड का कार्यकाल में। तो 1916 से 1921 तक था कौन था, जेम्स फोर्ड था। जेम्स फोर्ड, है ना। 1921 से आएंगे 26, तो 1921 से 26 में था लॉर्ड रीडिंग, 26 में था कौन, लॉर्ड रीडिंग। 21 से 26 से 31 में था आपको यही इरविन, जिसमें गांधी समझौता किए थे, इरविन समझौता, है ना। 31 में, 26 से 31 से याद रखेंगे आप 36 तक, 31 याद रखेंगे कहाँ तक, 36 तक। तो 31 से 36 तक था आपको, सॉरी, हाँ 31 से 36 तक था आपको वेलिंगटन, वेलिंगटन 36 तक। 36 से आते हैं 43 तक, मतलब 1936 से 1945 तक। यहाँ पे था आपको लिन लिथगो, यहाँ पे था कौन, लिन लिथगो। इसी में अच्छा, इसी में वेलिंगटन के समय में 1900 आया था 1935, और इसी समय में भारत शासन अधिनियम से जो बड़ा लागू किया गया था, इसी बहुत सारे नियम कहानी है। 43 से लेकर के 47 तक रहा था कौन, यहाँ पे आ जाएगा कौन, वेबल, जिसमें आया था वेबल प्लान, है ना, तो वेबल। और 47 में आया था कौन, लॉर्ड माउंटबेटन जो सबसे लास्ट में था, और माउंटबेटन महाराज जो भारतीय था, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। तो इस तरह से सभी वायसराय जो जितने भी सबके कार्यकाल हम रखेंगे तो ठीक होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सब था किसका, कार्यकाल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 में है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना के महिला अधिकारी, तो ये तो दीपिका मिश्रा करंट अफेयर, इसको आगे बढ़ते हैं। 44 में है कि भारत में किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, ये सबसे कम है भूटान का, 38,000 के आसपास ये कुछ, है ना, तो सबसे कम है। और 49 में है कि किसकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए 22 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। ये पुस्तक लिखा है सूर्यवंशम, हालांकि सूर्यवंशम जो है पहले का कालिदास का, लेकिन अभी लिखा है सूर्यवंशम, ये तो इसको मिला सरस्वती सम्मान मिला है, ये लिखा है शिव शंकरी को। 50 में है मिला कर वाला है हाइड्रोजन बम, जहां पे रहेगा हाइड्रोजन बम, तो आप देखेंगे ये काम करता है संलयन पर, हाइड्रोजन बम काम करता है संलयन पर, और परमाणु बम काम करता है विखंडन पर। ये दोनों बात रखेंगे, हाइड्रोजन रहेगा तो संलयन, और परमाणु रहेगा तो विखंडन। नाभिकीय ऊर्जा, देखो यहाँ पे लिखा है, सी में लिखा है बंधन ऊर्जा, सॉरी बंधन ऊर्जा तभी निकलेगा जब द्रव्यमान की क्षति होगा, तो द्रव्यमान क्षति होगा मतलब कि ऊर्जा निकलेगा। तो ध्यान रखेंगे, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, और नाभिकीय रिएक्टर क्रांतिक द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। जब क्रांतिक द्रव्यमान से ऊपर हो जाएगा ना ऊर्जा, तब उससे प्रवाह, धारा प्रवाह निकल कर देगा, उसी से बनता है नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखें इसको। 53 में करंट हालांकि है, लेकिन सुन लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। पीएम कुसुम योजना को कब तक बढ़ा दिया गया, ये बढ़ा कर दिया गया 31 मार्च 2026 तक, है ना, 31 मार्च 2026 तक, और आज है 30 मार्च, आज 29 मार्च है आज, है ना। तो अच्छा, ये शुरू किया गया था कब, शुरू किया गया था 2019 से 26 तक हो गया पीएम कुसुम योजना। ये है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के लिए जो शुरू किया गया था, कृषि कार्य के लिए, उसके लिए किया गया था कुसुम योजना, है ना। 54 क्वेश्चन में है कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन सेल जो होता है, न्यूरॉन जिसे आप पढ़ते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को कहते हैं सिनैप्स, कहते हैं क्या, सिनैप्स। देखो अगर हम कहीं बात करते हैं न्यूरॉन्स के, तो कुछ इस तरह से तुम लोग फिगर पढ़ा लो कहीं ना कहीं, इस प्रकार का देखो, है ना। ये फिगर, इसको बोलते हैं डेंड्राइट, है ना, और इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं साइटोन, ये हो गया साइटोन सेल बॉडी, इसको बोलते हैं एक्सॉन, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोड, इसके जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं सिनैप्स, इसको बोलते हैं क्या, सिनैप्स। तो एक कोशिका न्यूरॉन का ये हो गया, और एक कोशिका नीचे रहेगा, एक कोशिका और रहेगा कहाँ पे, नीचे, तो इसी को बोलते हैं सिनैप्स बोलते हैं, इसके बीच में खाली होता है बोलते हैं क्या, सिनैप्स, याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे है, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर महावीर के प्रतीक चिन्ह क्या क्या है। हाँ, अब चर्चा कर रहे थे कि प्रथम तीर्थंकर, देखो जब भी आएगा जैन धर्म के तीर्थंकर के बाद, तो उसमें याद रखेंगे आप सभी तीर्थंकर को।
शुरू से 4 गो और अंतिम से 4 गो। उसका हम ट्रिक बता चुके हैं पहले भी और अभी भी कर लेते हैं ट्रिक, है ना। देखो इसका ट्रिक है कि री अजित भाई, है ना, इसका ट्रिक रहेगा क्या, रखेंगे जैन संघ तीर्थंकर का ट्रिक रहेगा री अजित भाई, री अजित भाई अभी सुने यार, अभी सुने यार, और रखेंगे पासे में महाविहार, पासे में महाविहार। इसका रखेंगे ट्रिक को, री अजित भाई अभी सुने यार, पासे में महाविहार। मतलब ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, है ना, और ये जगह सुब्रतनाथ, एक देखा रहेगा सुमितनाथ, देखेंगे सुब्रतनाथ, सुब्रतनाथ, ने से जगह नेमिनाथ, आठ से जगह अरिष्ट नेमि, पास से पार्थनाथ, महावीर, है ना। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रथम 5 तीर्थंकर यहाँ से हो जाएगा और अंतिम 5 तीर्थंकर यहाँ से हो जाएगा। देखो पहले 5 कौन, ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, 4 गो हो गया, और 5वां हो जाएगा सुमितनाथ, 5 गो हो गया। और फिर अब देखेंगे 20 से 20, 21, 22, 23, 24, है ना। तो हो जाएगा सुब्रतनाथ, यहाँ पे नेमिनाथ, यहाँ पे हो जाएगा अरिष्ट नेमि, पार्थनाथ, महावीर, ये जो 5 गो। लेकिन यहाँ पूछ रहा है क्या, यहाँ पूछ रहा है तीर्थंकर के प्रत्येक चिन्ह में रखेंगे, शुरू के 4 बार रखेंगे बैहम, और रखेंगे BEHM, बैहम, है ना। ये याद रखेंगे, शुरू के प्रत्येक चिन्ह 4 गो लगातार, और अंतिम 4 गो नाम रहेगा, है ना, TRCSL, ट्राइसेड, या रखेंगे ट्राइसेड। देखो पहला का होता है मतलब कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कौन, बुल, बुल बोलते हैं साढ़, इसको बोलते हैं ऋषभ, इसको बोलते हैं वृषभ, है ना। बुल हो गया, इसे होता है एलिफेंट, H से हॉर्स और M से मंकी। आप रखेंगे सबको। एक बार देखेंगे T से टर्टल मतलब कछुआ, R से रोज, C से होता है क्रॉन्च मतलब कि शंख, S से स्नेक सर्प, और L से लायन सिंह। ये सब आप रखेंगे ट्रेन, है ना। एक बार रखेंगे, एक बीच से कोई पूछता है 16वां जो तीर्थंकर है वो है शांतिनाथ, और इसका प्रतीक चिन्ह है हिरण, इसका प्रतीक चिन्ह है कौन, हिरण। यहाँ से आप रखेंगे, आप सब जितना बोले हैं सबके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 में किस खिलाड़ी IPL था, इसमें ऑरेंज मिला है, तो विराट शुभमन गिल को जो सबसे अधिक रन बनाता है उसको मिलता है ऑरेंज के, जो सबसे अधिक विकेट लेता है उसको मिलता है पर्पल के, ठीक। पंडित बिरजू महाराज किसके है, कथक के। पंडित बिरजू रहे, लक्षण रहे, अच्छन रहे, सुखदेव रहे, महावीर रहे, बिनादिन रहे, ये सब का सब किससे, कथक से। 59 में है कि रूपांतर, अच्छा चट्टान के बारे में बताना है। 59 में क्वेश्चन में चट्टान के बारे में करते हैं। देखो चट्टान होता है 3 गो, चट्टान होता है 3 टाइप्स के, है ना। कौन कौन, एक होता है अग्नेय चट्टान, एक होता है अग्नेय चट्टान, एक होता है अवसादी चट्टान, एक होगा अवसादी, और एक होता है कायांतरित। कायांतरित को ही बोलते हैं रूपांतरित, है ना, कायांतरित को ही बोलते हैं रूपांतरित। अग्नेय का ट्रिक और अवसादी का ट्रिक, अगर 3 गो है, अगर इसमें से 2 गो आल कर लेते हैं तो बाकी तीसरा अपने आप पता चल जाएगा, तो 2 का ट्रिक कर लेते हैं, बाकी तीसरा बात वही रहेगा, ठीक। देखो अग्नेय जो है, अग्नेय का ट्रिक होता है साडा बेबी ग्रेट है, साडा समझते हैं, पंजाब में बोलते साडा, आपने बोलते साडा, है ना, साडा बेबी ग्रेट है। सात हो जाएगा, इससे हो जाता है साडा बेबी ग्रेट, इससे हो जाता है, हाँ। उसके बाद सापिंड, यहाँ से हो जाएगा डायोराइट, सापिंड, डायोराइट, बेसाल्ट, बिटुमिनस, ग्रेनाइट, ये सब हो जाएगा कौन, अग्नेय का। अब सारी बात है इसका याद रखेंगे, काली सेब चूस याद रखेंगे। क्या इसका हो जाएगा, कांग्लोमेरेट, लिग्नाइट, से सेल, और बस बर्गर पत्थर, चूना पत्थर, और साथ से सर्पेंट, ये सब हो जाएगा कौन, अवसादी। और इन दोनों के बाकी बात जो बचेगा वो जाएगा कायांतरित, या उसको बोलते हैं रूपांतरित, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, ट्रिक से आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। जैसे देखो अगर इसमें देखो ग्रेवो किसमें आता है, ग्रेवो आज क्रिएट में, तो जाएगा कौन, अग्नेय का पता चल गया। चूना पत्थर किसमें है, अवसादी में। बाकी बात साइनाइट हो गया, सेट हो गया, सिस्ट हो गया, ये सब हो जाएगा रूपांतरित, इजी क्वेश्चन।
बोर मॉडल किसकी व्याख्या कर सकता है? तो बोर मॉडल क्या करता है? वैसा परमाणु जिसके बाहर में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उसका व्याख्या करता है, तो उसको बोल सकते हैं, है ना, बोर मॉडल। 66 में है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? इसका पुस्तक के लेखक है दादा भाई नौरोजी, है ना। ब्रिटिश पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के दादा भाई नौरोजी, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले की बहुत फेमस बुक है, 1905 में लिखा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक का एक बुक है गीता रहस्य, गीता रहस्य, देखेंगे। और एम जी रानडे प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे, एम जी रानडे, ठीक है। 71 में है वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा। यह रहा कब तक? जारी रहा 1965 तक, 1965 तक जारी रहा। कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो यह कौन? राज्य सूची, पथ कर जो आता है वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। बाकी बीमा हो गया, देश मामला हो गया, ये दोनों आता है केंद्र में, और रोजगार में हो जाएगा संबद्ध सूची में, ठीक ना। चलिए आगे है 77 में कि हाल ही में अनुच्छेद 371 के एफ समाचारों में है, यह किस राज्य में है? देखो 371 में बहुत सारे आर्टिकल, हालांकि इसका आंसर होगा सिक्किम। 371 में बहुत सारे आर्टिकल है, सबको कर देने जल्दी जल्दी। अगर 371 रहे, अगर 370 रहे तो जम्मू कश्मीर है, वो काम छोड़ दो, जम्मू कश्मीर 370। 371 में है सबसे 371 महाराष्ट्र और गुजरात, 371 महाराष्ट्र और गुजरात। 371 के एक में नागालैंड, बी में असम, सी में हो जाएगा आपको मणिपुर, डी में हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और ई में हो जाएगा आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी। एफ जो इसमें क्वेश्चन दिया था, एफ में हो जाएगा कौन? सिक्किम, एफ एबीसीडी एफ। फिर जी, जी में होता है मिजोरम, है ना, जी में हो जाएगा कौन? मिजोरम। जी के बाद एच, एच में होता है आपको हाँ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और एच के बाद आई, आई में गोवा, और जे में हो जाएगा आपको कर्नाटक। तो इस तरह से यहाँ से 10 का 10 आर्टिकल याद रखने किस राज्य से संबंधित है। अब 78 में है कि जिप्ट सिटी का अध्यक्ष कौन है? इसका होता है हसमुख अधिकारी, जिप्ट सिटी का अध्यक्ष। करंट क्वेश्चन है, वह भाषा कौन थी जिसे भारत में पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? शास्त्रीय भाषा जो पहला था उसको दर्जा दिया गया था, वो था तमिल, है ना। उसका कौन? तमिल, है ना। देखो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है, देखो सबसे पहला था तमिल, सबसे पहला था तमिल। इसको मिला है कब? 2004 में, 2005 में मिला है, 2005 में मिला है अथी का संस्कृत का 2004 में तमिल का, 2005 में संस्कृत के, 2008 में तेलुगु और कन्नड़, 8 में तेलुगु और कन्नड़, है ना, 8 में। फिर आएगा 13 में है मलयालम के भाषा मिला है, दर्जा मिला है, 14 मिला है उड़िया के, और फिर 2024 में 3 भाषा को मिला है, 4 भाषा को मिला दर्जा, है ना। 24 में 2024 में किसको मिला? आधा है बंगाली अमर पाली, इसका ट्रिक बंगाली अमर पाली, है ना, मतलब कि बंगाली भाषा, असमिया, मराठी, प्राकृत और पाली, ये सब को मिला है 2024 में, ठीक है। तो आप देखिए सब से होंगे यहाँ पे बंगाली, अमरपाली, असमिया, मराठी 3, प्राकृत 4 और पाली 5। यहाँ 5 को यहाँ पे, और यहाँ पर 4 में तमिल, 5 में संस्कृत, 2, 8 में कन्नड़, तेलुगु कन्नड़, 2 4 को यहाँ पे हो गया, वो 13 में, 14 में 4 2 6 और 5 6 5 11 हो गया शास्त्रीय भाषा, ठीक। चलिए 83 में आते हैं, कौन है जो प्री मानसून बौछार जिसको बोलते हैं डार्वेस्टर या काल वैसाखी से संबंधित है? तो ये कहाँ पे आता है? पश्चिम बंगाल और असम में आता है ना। गलत युग को चुनना है, गलत युग में से हो जाएगा लू जो है मौसमी हवा नहीं, स्थानीय हवा है, लू हो जाएगा स्थानीय हवा। फिर है इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो बनता है हमेशा बनता है सूर्य के विपरीत में, सूर्य के अपोजिट में, तभी तो प्रकाश का अपवर्तन या परावर्तन होगा, है ना। 87 क्वेश्चन में है कि वर्ष 81 में 1881 में केसरी नामक अखबार समाचार पत्र अखबार का स्थापना किसने किया था? केसरी था तिलक, बाल गंगाधर तिलक किया था केसरी की स्थापना। केसरी के जगह कौन? बाल गंगाधर तिलक किए थे इसकी स्थापना, ठीक ना। नेक्स्ट में 57 के विद्रोह में किस व्यक्ति को अपने मित्र द्वारा धोखा मिलने पर अंग्रेजों द्वारा उन्हें कैद करके उनकी हत्या कर दिया गया था? हाँ,
तात्या टोपे थे। तात्या टोपे को धोखा दिया था उसका मित्र और अंग्रेज उसको जबरदस्ती गलती से हत्या कर दिया था, है ना। अगर पूछे तात्या टोपे कहाँ से कर रहे थे अगुवाई सेना नेतृत्व, तो याद रखेंगे कानपुर से, नाना साहब कानपुर से, कुंवर सिंह बिहार जमशेदपुर से, आरा से, खान बहादुर खान, है ना, ये जगह बरेली से, इलाहाबाद से लियाकत अली हो जाएगा, आपको लखनऊ से हयात बेगम हो जाएगा, है ना, दिल्ली से बखत खान हो जाएगा, है ना, या बहादुर शाह लोधी भी बोल सकते हैं, पटना से पीर अली, इस बात रखेंगे। 90 में है कि एक वरिष्ठ न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या लोक प्राधिकरण को दिया गया हुक्म या आदेश है कि यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है तो वह करे। हाँ, अगर कोई अधिकारी या न्यायालय अपना काम नहीं कर रहा है तो उसको करने का आदेश मिलता है अपने उच्च न्यायालय से, इसको बोलते हैं परमादेश। देखो यह है एक तरह का रिट। आपको पता है कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जारी करता है रिट। रिट होता है 5 तरह के। एक दिया हुआ इसमें परमादेश, है ना, जो एक पहले बोलते हैं परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, तीन परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण। एक होता है अधिकार परीक्षा, एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबके बारे में बोलते हैं, सुनिएगा। परमादेश क्या हो गया कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करेगा तो उसका वरिष्ठ अधिकारी उसको बोलेगा कि अपना काम करिए, परमादेश। दूसरा होता है उत्प्रेषण। अगर कोई केस या कोई फाइल किसी अधिकारी के पास या कोई किसी न्यायालय में अटका हुआ है, नहीं सॉल्व हो रहा है, तो हायर अधिकारी उसको बोलेगा कि आप अपने से कुछ अधिकारी को भेजें, उच्च कोर्ट को भेजें। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। एक होता है निषेध। निषेध का मतलब होता है कि कोई काम किसी अधिकार क्षेत्र में नहीं है और फिर भी वो कर रहा है, तो हायर कोर्ट उसको बोलेगा कि ये काम आपके अधिकार का नहीं है, आप अगले कोर्ट को भेजें। इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। इसको बोलते हैं निषेध, है ना, जो काम करने से मना कर उसको बोलते हैं निषेध। एक होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी आदमी को किसी कारण से जेल में पकड़ लिया गया है ना, उसको बंद कर दिया गया है, तो अपने अधिकार से पूछ सकता है वो किस अधिकार से हमको बंद किया है ना, उसका प्रमाण चाहिए, हमको बता दें क्यों बंद किया गया, तो उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। और एक होता है अधिकार परीक्षा। अगर अभी हमको पुलिस पकड़ने आए, हमको पकड़ ले, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि मैं किस अधिकार से पकड़ रहा है, या कोई हमको कुछ करेगा तो उसका अधिकार पूछेंगे किस अधिकार से ये काम कर रहा है। मतलब अपने अधिकारों की रक्षा करता है कौन, अधिकार परीक्षा। क्यों ठीक। 91 में है हुंडरू जलप्रपात की समीप पर, हो जाएगा इजी क्वेश्चन। स्वर्ण रेखा पर महानदी पर होता है कौन, महानदी पर होता है आपको सबसे लंबा जो है हीराकुंड बांध। सातवाहन संघ के संस्थापक हो जाएगा सिमू, कौन, सिमू, है ना, सिमू 95 में है बेकरी उद्योग में कवक का सबसे इस्तेमाल किया जाता है। कवक किस करते हैं ईस्ट का प्रयोग। बेकरी उद्योग में करते हैं किसका प्रयोग, ईस्ट का प्रयोग। ठीक। 100 में है कि प्लेसेंटा द्वारा उत्पादित हार्मोन का क्या नाम है जो गर्भावस्था का अनुरक्षण करता है और गर्भाशय को संकुचित होने से रोकता है। हाँ देखिए, फीमेल्स के प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में निकलता है मुख्य रूप से 2 हार्मोन। एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन, एक को बोलते हैं एस्ट्रोजन और एक को बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन शुरू में निकलता है ना, जो अंडोत्सर्ग करवाता है, मतलब कि अंडाणु को बनने में हेल्प करता है ना। जब ये बन जाता है और निषेचन हो जाता है, तो निषेचन होने के बाद निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, ताकि गर्भाशय के अंतःभित्ति बना हुआ रहे और उसमें बच्चा जाके इम्बेड हो, रोपित हो, तब आगे करता है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन जब बच्चा इम्बेड हो गया, जब बच्चा आ गया गर्भ में, मतलब गर्भाधान हो गया, तब ये दोनों निकलना हो जाता है। ये दोनों निकलता है कहाँ से, अंडाशय से। तो ये दोनों निकलना हो जाता है बन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों। तब कौन करेगा अच्छा बच्चा के, तब जो बच्चा जिससे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। बच्चा गर्भ में जिससे जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो कि यहाँ बच्चा है जुड़ा हुआ है किससे, गर्भ से, तो ये प्लेसेंटा। तो इस प्लेसेंटा से ही हार्मोन निकलता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन। यही प्रोजेस्टेरॉन इसके बच्चे को यहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे प्रेरित करता है कि वहीं पे रहे। तो ध्यान रखेंगे, उससे प्लेसेंटा निकलेगा कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, है ना। और बाकी ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑक्सीटोसिन बच्चे के जन्म का समय, प्रसव का समय निकलता है, और लिखा हुआ है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, है ना, जिसको बोलते हैं HCG, है ना। हाँ, इससे क्या होता है, कभी देखते होंगे महिलाएं या सुनते होंगे, महिलाएं जो है प्रेगनेंसी के दौरान अभी चेक करता है, लाता है किट मार्केट से, उस पर मतलब यूरिन करेगा, पेशाब करेगा, उससे पता चलता है कि महिला प्रेगनेंस है कि नहीं है ना। तो देखो, जब प्रेगनेंसी शुरुआती अवस्था में होता है, शुरुआती स्टेज में होता है ना, तो यहाँ से जिसे मान लो कि ये भ्रूण डेवलप कर रहा है, ये भ्रूण जो है डेवलप कर रहा है,
तो इसी भ्रूण से जो है ना कुछ मात्रा में इसका लिक्विड निकलता रहता है, और इसी लिक्विड में यह हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं HCG, जिसको बोलते हैं क्या, HCG। यही लिक्विड पेशाब के रास्ते बाहर निकलता था, मतलब कि पेशाब डालेंगे कीट पर तो कीट का रंग बदल जाएगा, मतलब कि HCG हार्मोन निकल रहा है, और जब हार्मोन निकल रहा है तो गर्म बच्चा है, अगर नहीं निकल रहा तो गर्म बच्चा नहीं है ना। तो इसे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट में है तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। हाँ देखो, तालाब रहे, समुद्र रहे, नदी रहे, कोई मतलब जलाशय रहे, जल रहे, जल में जो शुरू होता है वो होता है पादप प्लवक से। पादप प्लवक शुरू रहेगा, उसके बाद जंतु प्लवक हो जाएगा, उसके बाद प्राजंतु प्लवक होता है ना। इसको ध्यान रखें, पादप प्लवक, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इसको बोलता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर होता है जूप्लैंक्टन, फिर होता है बड़ा मछली, फिर होता है सबसे बड़ा मछली। ठीक है, ऐसे करके। फिर क्वेश्चन नंबर 102 में है कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दिया था। हाँ, 2 को मार दिया था वही सुबोध क्रांति, जिसका नाम है एक था ह्यूसन और एक था बॉग। कर्नल बाग ने गोली मार दिया था, यहीं से कहानी शुरू हुआ था, है ना, ह्यूसन और बाग को, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 में है कि किसे हृदय के प्राकृतिक में पेसमेकर के रूप में जानते हैं। इसका आंसर होगा शिरा आनंद पर, जिसको बोलते हैं SA नोड। SA नोड का मतलब समझते हैं आप लोग, देखो क्या होता है SA नोड, और समझाते हैं कि क्या होता है SA नोड। देखो हमारा जो हार्ट होता है वो ऐसा होता है, एक इधर और फिर एक इधर और एक इधर, इस तरह से होता है। कुछ ऐसा ही थोड़ा छोटा होगा ये, ऐसा वाला, है ना, ऐसा होता है। ये हो गया हार्ट। हार्ट होता है 4 चैम्बर, है ना। ऊपर का दोनों आलिंद होता है ना, ये हो गया आलिंद, और ये होता है निलय। ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ऐसे करके होता है ना। अब यहाँ पे अच्छा कौन है ये कौन है, ये कौन है, दायां, है ना। ऐसे ऐसे करेंगे तो कौन रहेगा, दायां ना, नहीं इसको लिखेंगे बायां, ये है कौन, बायां आलिंद। अब यहाँ पे लगा हुआ होता है एक छोटा वो मशीन, है ना, जिसको बोलते हैं, वही उसी का नाम लिखा है SA नोड। SA नोड का मतलब होता है साइनो और ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड को ही, यही जो है एक है जो पूरे जैसे मान लो कि ये हार्ट है, इसके ऊपर से पूरे वायरिंग के तार चलता है जो हृदय को धड़कने के लिए पूरा रहता है। ऐसे ऐसे रहेगा और ऐसे रहेगा, इस तरह से पूरे हृदय को कैच करके रखता है, ताकि पूरा हृदय नीचे तक कस के पंप करेगा, कस धड़केगा, पंप करेगा तो ब्लड आगे जाएगा, है ना। तो धड़कने के यही काम करेगा, इसको बोलते हैं SA नोड बोलते हैं उसको। ठीक, 8 में है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में नमक बनाने वाला लोगों ने किस कर का विरोध करके सरकार का विरोध किया था। ये कैसे, चौकीदारी कर का विरोध किया था, आगे रखेंगे, है ना। सोच लो, हम लोग से अंग्रेज चौकीदारी का कभी करता था, है ना, खेत का, खाने का, रहने का भी तो करता ही था, है ना। लेकिन चौकीदारी हम उल्टे हम ही करता था चौकीदारी, खुदे चोर था और वही बोलता था कि चोर से हम रक्षा करेंगे, उसके लिए रख लो चौकीदार, उसका ही चौकीदार रहेगा, और उसी के लिए हम लोग को टैक्स देना पड़ा था, है ना। ये था अंग्रेजों का अत्याचार हम लोग भारतीयों पर, है ना। तो चौकीदारी कर देता था। नेक्स्ट में है महाजनपद के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो देखो, महाजनपद के कई महाजनपद ऐसे, महाजनपद को मिला के 16 हो, उसमें से कई महाजनपद में जो है महाजनपद के बड़े बड़े शहरों को किला बंद किया गया था, किला लगा दिया गया था कि उस पर कोई अटैक नहीं करे, कोई आक्रमण नहीं कर सके, है ना। और 16 महाजनपद में से कुछ का जो है राजधानी रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर कहीं पर रहेगा अंग की राजधानी था कहाँ पे, चंपा, है ना, अंग की राजधानी कहाँ पे, चंपा। कौशल उसका था कहाँ पे, श्रावस्ती। रहेगा विराट, है ना, अगर रहेगा मत्स्य का था कहाँ पे, विराटनगर, है ना। तो कई सारे मतलब कि राजधानी है, बहुत लेट हो जाता है, तो उस बात आगे बढ़ते जल्दी करेंगे। 12 में है कौन मुद्रा के बारे में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 में है देश की सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। मुद्रा देश की सरकार द्वारा अधिकृत होता है, तो ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ऑप्शन 1 में मुद्रा विनिमय माध्यम है, सही बात है, हम किसी को मुद्रा देते तो हमको देता है वस्तु, तो विनिमय के माध्यम है, करेक्ट बात है। हर देश अपना मुद्रा जारी कर सकता है, सही बात है। और मुद्रा में कागज के नोट और सिक्के शामिल दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों में। बाकी गलत हो जाएगा कौन, सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है, गलत हो जाएगा। 16 में है कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तक में गुजरती है ना। उत्तल लेंस है और मुख्य अक्ष पर जा रहा है, तो ये मिलेगा कहाँ पे, फोकस पर, मुख्य फोकस पर, है ना। ये कोई उत्तल लेंस है, ऐसा का लेंस है, और ये अक्ष है, इसके समांतर जा रहा है, इसके समांतर जा रहा है, तो ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा फोकस पर, ये मिलेगा फोकस पर, है ना। चलिए,
11 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है? 74.0, 74.0 है साक्षरता दर। अगर पूछेगा पुरुष का तो 82, तो महिला का 65। भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता दिया है? ये दिया है वो 22 भाषा का, 22 भाषा का। मूल संविधान था, मूल संविधान में था 14 भाषा, और बाद में जोड़ा गया है किसको? 8 को। आप रखेंगे 67 में जोड़ा गया है सिंधी को, 92 में जोड़ा गया है नेम को, 92 में नेम को मतलब कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 2004 जोड़ा गया है किसको? 2004 जोड़ा गया है मराठी, मैथिली, संथाली, डोगरी, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, चार। तो 3 यहाँ से 4 यहाँ, 4 4 8 होके जोड़ा गया है 67 में, 92 में, 2004 में। इसको जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन के तहत। इसको जोड़ा गया है 71वां 71वां संशोधन के तहत। इसको जोड़ा गया है 92वां संविधान संशोधन के तहत। बोलते बोलते दौड़ बुखा गया। 120 21 में है जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो क्या होता है? बनता है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि क्षोभ मंडल पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है और ऊर्जा के तीव्र हानिकारक रूप से पृथ्वी पर जीवन को ढकता है ना। नहीं भाई, ये गलत चुनना है, तो ये गलत है। क्षोभ मंडल में पराबैंगनी किरण नहीं होता। पराबैंगनी किरण होता है मतलब ओजोन परत कहाँ पर? ओजोन परत होता है समताप मंडल में, और ये दे रहा है कि क्षोभ मंडल में होता है। गलत बात है, ये नहीं है। दूसरा है पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंग आयनमंडल द्वारा पृथ्वी पर वापस प्राप्त होता है। ये सही बात है, आयनमंडल से पृथ्वी का रेडियो तरंग वापस होता है। तो क्वेश्चन 1 जो है ऑप्शन 1 गलत है, बाकी 2 सही है। लोकसभा के अध्यक्ष कौन? ओम बिरला। 93 आर्टिकल 94 में है आप लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं, है ना। 93 में अध्यक्ष की बात है और 94 में अध्यक्ष के पद समाप्त करने के बात है ना। 94 में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन? एडम स्मिथ, है ना। एडम स्मिथ आधुनिक जनक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक है। अगर सीधे पूछे अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो कौटिल्य होता है ना। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस के राइटर है, वेल्थ ऑफ नेशंस का बुक है। बथुकम्मा उत्सव कहाँ होता है? केरल में होता है। असम में बिहू होता है। मणिपुर में होता है लाई होरोबा, लाईसांग योत्सी होता है। सिक्किम में होगा आपको कौन? सिक्किम में हो जाता है आपको संगाई महोत्सव होता है। कहाँ पे? सिक्किम में। फेमस क्वेश्चन। खरीफ फसल मक्का हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, और हो जाएगा कौन आपको? खरीफ ना, मक्का हो जाएगा कौन? खरीफ। बाकी गेहूं हो गया, बादाम हो गया, तरबूज हो गया, सब होता है रबी, है ना। तरबूज हालांकि अथी है, ज्यादा फसल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए फेमस है, तो दुनिया का फेमस क्वेश्चन है। संविधान में कुल सदस्यता था 389, लेकिन उसमें से देशी रियासत का था 93 था देशी रियासत। आप देखेंगे क्वेश्चन है। क्या है आगे? अकबर द्वारा इलाही समझ की स्थापना कब किया जाती है? क्या 83 में, 1583 में। अब देखो अकबर बहुत सारा बढ़िया स्थापना किया था, काम किया था, उसको हम कर देते हैं जल्दी से ट्रिक से। ठीक नहीं, थोड़ा सा एक ही जगह देखना मिलेगा तो आज अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए इसको कर लेते हैं जल्दी से। देखो अकबर जो उत्थान हुआ है वो 1562 से, और 1562, फिर 62, फिर 63, फिर 64, 64 के बाद 71, फिर 75, फिर 78, फिर 79, फिर 82, फिर 83, और फिर 83, और फिर 84। ठीक, चलिए देखो क्या क्या होता है यहाँ पे। जो 62 है, 1562, इसमें क्या था? दास प्रथा के अंत, दास प्रथा का क्या था? अंत। और 62 में ही किया था, इसमें क्या था? 62 में ही क्या था? क्या? हाँ, हरम दल से मुक्ति, हरम दल से इसको मुक्ति मिला था। कहिए 62 में, दोनों 62 में। 63 में क्या था? ये तीर्थ यात्रा का समाप्त, तीर्थ यात्रा का समाप्त किया था। कहिए 63 में। और 64 में क्या था? जजिया कर समाप्त, जजिया कर समाप्त कर दिया था 64। 71 में क्या था? फतेहपुर सिकरी की स्थापना, है ना। और 75 में क्या था? इबादत खाना की स्थापना, इबादत खाना के स्थापना। 78 में क्या था? कि इबादत खाना में सभी धर्म ऑल रिलीजियस वेलकम है। किसमें? 78 में। और 79 में क्या था? मजहर की घोषणा, मजहर की घोषणा 79 में। और 82 में क्या था? ये क्वेश्चन है ना। दीन ए इलाही की शुरुआत, दीन ए इलाही की शुरुआत स्थापना किया था 82 में, और इलाही संवत शुरू किया था 83 में, इलाही संवत 83 में।
और फिर 85 में क्या था, राजधानी बनाया था लाहौर। ये सब इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार पूछता रहता है, अकबर वाला क्वेश्चन है ना। यहाँ से ये सब आप रखेंगे अकबर के। ये हो गया 42। 43 में है वर्गीकरण की 5 जगत बनाने की किसने था, ये था आर्च विटकर। आर्च विटकर जो है दुनिया जितने भी प्राणी है बड़ा दिया कितना भाग में, 5 भाग में है ना। उसको एक ट्रिक बात बनाते हैं, ट्रिक से रखेंगे, पादप एक प्रोमो, इसका ट्रिक है पादप एक प्रोमो। पादप हो जाएगा, इस हो जाएगा एनिमेलिया, कवक, प्रोटिस्टा और हो जाएगा मोनेरा है ना। देखेंगे शुरू बोलते हैं कौन, शुरू बोलते हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, एनिमेलिया। ये 5 अलग अलग था कौन, आर.एच. व्हिटेकर है ना 1969 में। वायुमंडल की निम्न कौन से पदार्थ बादलों से मुक्त है, यह समताप मंडल बादल नहीं होता है, समताप में बादल नहीं होता है। 49 में है सीलबंद प्लास्टिक बैग में चिप्स जो होता है वो ऑक्सीकरण रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीकरण रोकने के लिए प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का। और ऑक्सीकरण क्यों रोकते हैं, क्योंकि ये जो बंद पड़ा हुआ खाना है, जो भोजन है, जो पेय पदार्थ है वो खराब नहीं, जिस भी चीज का हो जाएगा ऑक्सीकरण वो खराब हो जाएगा, मतलब दुर्गंध आने लगेगा उससे। तो ऑक्सीकरण से रोकना है कौन, कहते हैं नाइट्रोजन। और अंतिम क्वेश्चन है कि किस वर्ष झारखंड बंगाल से अलग होकर बिहार में शामिल हो गया, शामिल होता कब, 1912 में। 1912 में झारखंड बंगाल से अलग होकर बिहार में शामिल हो गया। और अलग कब होता बिहार से, तो 2000 ईस्वी में। और अगर बोलेगा कि उड़ीसा कब अलग होता बिहार से, तो 1936 में उड़ीसा हट गया। बिहार से देखो तो क्या अलग हुआ, 12 में बंगाल अलग हो गया, 36 में उड़ीसा अलग हो गया, 2000 में झारखंड अलग हो गया है ना। तो इस तरह से था कुल क्वेश्चन। अब ये हो गया क्वेश्चन, बोलते बोलते ये दुख आ गया है, लगातार बोल रहे हैं 2 घंटा से। एक बार बनाया पूरा शॉर्ट कर गया, खत्म हो गया, तो उसको फिर से बनाया, मतलब 2 घंटा लगातार बोलना पड़ा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे टेक्स्ट बुक का सेट नंबर 5। तब तक के लिए गुड बाय।